नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम किसका होगा राज तिलक। मैं हूं राहुल कंवल। अगले आधे घंटे में हम नजर डालेंगे चुनावी आंकड़ों पर, बिहार के चुनावी समीकरण पर, और हमारे साथ होंगे देश के जाने माने चुनावी विश्लेषक। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे इलेक्शन कंट्रोल रूम में और जानते हैं कि बिहार में अब जब चुनावों का ऐलान हो चुका है तो कौन आगे है और कौन पीछे। आइए सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कि कौन सी वो तारीख होंगी जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 5 फेजेस में बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं। पहला फेज रहने वाला है 12 अक्टूबर को। पहले फेज में 49 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरा चरण 16 अक्टूबर को है। दूसरे चरण में 32 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। तीसरा चरण 28 अक्टूबर को है जिसमें 50 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। चौथा चरण 1 नवंबर को है जिसमें 55 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। पांचवां चरण 5 नवंबर को है जिसमें 57 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। और आखिरी में वोटों की गिनती होगी 8 नवंबर को सारी 243 सीटों पर। इसके बाद आइए अब हम आपको दिखाते हैं पहला चरण 49 सीटें, दूसरा चरण 32 सीटें, तीसरा चरण 50 सीटें, चौथा चरण 55 सीटें, पांचवा चरण 57 सीटें और वोटों की गिनती होगी 8 नवंबर को। अब एक बिहार के नक्शे पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस तारीख को कहां पर वोट पड़ने वाला है। पहले चरण की जो 49 सीटें हैं उनमें कहां वोट पड़ने वाला है। 12 अक्टूबर को जो वोट पड़ने वाला है उसमें समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई। ये है वो सीट जहां पर पहले चरण का वोट पड़ने वाला है। दूसरा चरण है 32 सीटों का। 32 सीटों हैं 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की 10 सीटें। ये वो इलाका है जहां पे दूसरे चरण में वोट पड़ने वाले हैं। तीसरा चरण 50 सीटें, तारीख 28 अक्टूबर। यहां पर है सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर की 7 सीटें और बक्सर की 4। सारण की 10 सीटें, वैशाली की 6, नालंदा की 7, पटना की 14, भोजपुर की 7 और बक्सर की 4 सीट। इसके बाद चौथा चरण जहां पर 55 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। ये चरण होगा 1 नवंबर को और यहां पर पश्चिमी चंपारण की 9 सीटें, पूर्वी चंपारण की 12 सीटें, शिवहर 1 सीट, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान की 8 सीटें। ये वो इलाका है जहां पर चौथे चरण में वोट पड़ने वाले हैं। पांचवा चरण सबसे बड़ा चरण जहां पे 57 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं, ये है 5 नवंबर को। ये लालू प्रसाद का अमूमन गढ़ माना जाता है इलाका। यहाँ पर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा की 10 सीटें। मधुबनी की 10 सीटें, सुपौल की 5, अररिया की 6, किशनगंज की 4, पूर्णिया की 4, कटिहार की 7, मधेपुरा की 4 सीटें, सहरसा की 4 और दरभंगा की 10 सीटों पर 5 नवंबर को वोटिंग होगी। अब एक नजर डालते हैं कि 2010 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त पर बिहार की विधानसभा की तस्वीर दरअसल थी क्या, और फिर हम अपने चुनावी विश्लेषकों से जानेंगे कि अब अगले चुनाव में क्या हो सकता है। 2010 में आपको याद होगा कि जेडीयू और बीजेपी ने पूरी तरह से बाजी मारी थी। जेडीयू के खेमे में 115 विधायक थे, भाजपा को 91 विधायक मिले थे, जबकि कांग्रेस के केवल 4 थे, लोक जनशक्ति पार्टी के 3 और आरजेडी के 22। ये थी पिछली दफा की विधानसभा की तस्वीर। 8 अन्य थे, कुल मिला के 243 सीटें हैं बिहार में। लेकिन 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तब बीजेपी का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ गया था और पूरा चुनाव बीजेपी ने स्वीप कर लिया था। अब सवाल ये कि क्या 2014 लोकसभा चुनाव की तस्वीर बरकरार रहेगी या ये आंकड़े बदलेंगे। संजय कुमार, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट, चुनावी विश्लेषक, इस वक्त आज तक के साथ हैं। हमने अभी देखा सर कि किस रीजन में किस तारीख को वोट पड़ने वाला है। कई सारे जो चुनावी विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि ये दिखाता है कि किस तरीके से जो शुरुआती इलाके हैं वहां पे भाजपा को फायदा हो सकता है और आखिरी जो फेज हैं वो फेज हैं जहां पर लालू प्रसाद यादव स्ट्रांग है। कहा यह जा रहा है, आरोप कम से कम ये लगाया जा रहा है कि ये एक कोशिश है
लालू प्रसाद और आरजेडी को डिमोरलाइज करने की, कि शुरू कमजोर इलाकों में आप वोट पड़वा दो, आखिर में जो मजबूत इलाके हैं वहां पर वोट पड़े, ताकि तब तक ये थक हार जाए? देखिए राहुल, मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव है, हालांकि हमें पता है कि इस बीच में कोई एग्जिट पोल नहीं हो सकता है, कोई आंकड़े नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन इनकी खबर मीडिया में आने लगती है कि किस तरह के वोट पड़े। तो अगर उन इलाकों में जो भाजपा का मजबूत गढ़ दिखाई पड़ रहा है, उन इलाकों में जब वोट पड़ेंगे, निश्चित रूप से ये वो इलाका है जहां पे भाजपा के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ेंगे। अखबारों में अगर इस तरह की खबर आने लगेगी कि भाजपा के पक्ष में एक लहर है और ज़्यादा लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो उससे एक मोमेंटम बिल्डअप करने में मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि इस तरह के एनालिसिस से मैं सहमत हूं। और जो आखिरी जो चुनाव है, जो आखिरी जहां पे जो फेज है, वो इलाका है जो लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। तो ऐसा लगता है वहां आते आते तक इसका प्रभाव, बीजेपी इसका फायदा उठाने में सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। सुजीत, मैच फिक्सिंग का आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं कि शुरुआती फेजेस में आपने वहां पे वोट पड़वा लिए जहां पर बीजेपी ज्यादा मजबूत है, आखिरी में आपने छोड़ा आरजेडी को ताकि तब तक लगे कि बहुत बड़ी लहर है, बहुत बड़ी लहर है। क्या जमीन पर भी आपको तस्वीर यही नजर आ रही? क्योंकि आप तो बोट यात्रा लेकर निकले हुए हैं, आज तक की बोट लगातार जगहों में जारी है, आपका क्या आंकलन है? देखिए राहुल, जो आप बता रहे हैं और जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, कई नेता इस पर बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें उन्हीं इलाकों में पहला चरण में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार आखिरी चरणों में है। तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा एज जो मिलता है, जो माहौल बनता है, उसका असर पूरे चुनाव पर होता है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, पिछली बार जब जेडीयू और ये बीजेपी गठबंधन एक साथ लड़ रहे थे, तो पहले चरण में वो उनका जो परफॉर्मेंस था वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो जोर पकड़ता गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले चरण और गढ़ है या फिर आखिरी चरण में लालू प्रसाद यादव या जेडीयू का गढ़ है, इस तरह की बात सामने नहीं आती है। ये सही बात है कि जो आखिरी चरण का चुनाव है वो सीमांचल का इलाका है और वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम हैं, ज्यादातर मुस्लिम वो गठबंधन को ही चुन रहे हैं और उन्हें ही वोट देंगे। तो निश्चित तौर पर रहिए मेरे साथ सुजीत, मैं अब नजर डालना चाहता हूं बिहार के चुनावी गणित पर, खास तौर से जातीय गणित पर, क्योंकि कहा जाता है बिहार के चुनाव के बारे में कि जातियां ही तय करती हैं कि आखिरकार जीतेगा कौन और हारेगा कौन। सबसे पहले तो हम कुल मिला के तस्वीर पर एक नजर डालते हैं। सबसे अहम जो जातियां हैं उसमें मुसलमान समुदाय करीब 15% है बिहार का, यादव समुदाय करीब 14.5% है, महादलित 15% हैं। तो ये 3 सबसे बड़े ग्रुप्स हैं बिहार के। उसके बाद बनिया 7%, कुर्मी 5%, कोरी 6.5%, बिहार के ब्राह्मण 5.5%, राजपूत 5.2%, भूमिहार करीब 4.7%, कायस्थ 1.5%। ये मतलब मोटी मोटी तस्वीर है, क्योंकि जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते, इसलिए ये एकदम प्रिसाइज आंकड़े नहीं हो सकते, लेकिन मोटी मोटी जो तस्वीर है बिहार की जातियों की वो मैंने आपके सामने रखी। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी जाति का झुकाव किस गठबंधन, किस पार्टी की तरफ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनडीए के साथ इस चुनाव में कौन सी जातियां नजर आ रही हैं। खासतौर से जो अगड़ी जातियां हैं, अपर कास्ट हैं, उनका हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर एक पोलराइजेशन सा नजर आ रहा है, जिसमें ब्राह्मण करीब 5.5%, राजपूत 5%, भूमिहार करीब 5%, कायस्थ 1.5%, बनिया 7% और कोरी 6.4%। ये जो अपर कास्ट हैं और साथ ही साथ जो ट्रेडिंग कास्ट हैं वो बहुत हद तक इस चुनाव में बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। मैं कुल मिला के आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि जाति का हर ही वोटर एक ही पार्टी को देगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर किस जाति का झुकाव कहां पर नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि जो जनता पार्टी का अलायंस, जनता परिवार का अलायंस है, उसके साथ कौन सी जातियां हैं, कौन से समुदाय हैं। मुस्लिम करीब 15%, साथ ही साथ यादव करीब 14.5% और कुर्मी करीब 5%। ये है मोटा मोटा अलायंस, मतलब ये वो वोट बैंक हैं जिनके साथ आप शुरू करते हैं। लेकिन कौन सी वो जातियां हैं जिन पर दोनों अलायंसेस की नज़र है। अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि एनडीए के लिए स्विंग जातियां कौन सी हैं, वो जातियां जो कि तय करेंगी कि ये बिहार चुनाव कितनी आसानी से बीजेपी जीतती है या नहीं जीत पाती, वो है महादलित जिनकी तादाद है करीब 15% और यादव जिनकी तादाद है करीब 14.5%। बीजेपी कोशिश कर रही है जितेंद्र राम मांझी के जरिए कि महादलित वोट उन्हें मिल जाए और साथ ही साथ
यंग यादव जो है, युवा पीढ़ी यादवों की, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं संजय कुमार के पास जाना चाहता हूं। संजय जी, आपका जो CSDS का पोस्ट पोल डेटा था लोकसभा चुनाव के बाद का, वो दिखाता था कि कुछ हद तक जो युवा यादव वोटर थे उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। आपके हिसाब से किस हद तक यादव वोट आरजेडी के पास रहने वाला है और किस हद तक ये टूट सकता है? क्योंकि अगर बहुत बड़ी तादाद में टूट जाए तो वो एक गेम चेंजर हो सकता है बिहार में। राहुल, जिन जातियों का आपने जिक्र किया उसमें एक बहुत बड़ी जाति का जो समूह है उसको आपने छोड़ दिया। वह है अत्यंत पिछड़ी जाति है, जिनकी संख्या करीब 25-26% है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में वो गेम चेंजर होंगे, वो जिसकी तरफ जाएंगे उनका पलड़ा भारी होगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि क्या यादव में जो यंग यादव हैं, क्या उनका हिस्सा लालू प्रसाद यादव से टूट के बीजेपी की तरफ जा सकता है? मुझे लगता है इसकी संभावना है। इन आंकड़ों से यह साफ दिखाई पड़ता है कि दोनों जो पक्ष हैं, जो दोनों अलायंसेज हैं, वो एकदम कांटे के मुकाबले में हैं। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी मोदी के नेतृत्व में एक पतला स्लाइस नीतीश लालू का जो कोर सपोर्ट है उसमें से काटने में संभव होगी, और उसमें जो मैं कह रहा हूं यंग वोटर, वो एक पतला स्लाइस काट के ले जा सकती है, जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है इस चुनाव में। ये बात हुई यादवों की, लेकिन दूसरा जो बड़ा तबका है जो तय करेगा कि जीतेगा बिहार में कौन, हारेगा कौन, वो है महादलित। महादलित वोटर किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ? क्या जीतन राम मांझी का पासा बीजेपी को साथ पहुंचाएगा? ये सवाल पूछेंगे हम सुजीत झा और संजय कुमार से एक छोटे से ब्रेक के। आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम किसका होगा राज तिलक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि एनडीए की किन जातियों पर नजर थी, कौन सी वो जातियां थी जो कि एनडीए के लिए स्विंग फैक्टर बन सकती हैं। अब हम नजर डालते हैं कि महागठबंधन की नजर किन जातियों पे, कौन सी वो जाति हैं जो कि नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए चुनाव पलट सकती हैं। सबसे पहले तो महादलित। हालांकि जीतन राम मांझी अब जनता परिवार के खेमे में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की उम्मीद है कि इतना उन्होंने जो काम किया ईबीसीज के लिए, उसका कुछ ना कुछ चुनावी फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। साथ ही साथ कोरी भी, हालांकि कई सारे नेता जेडीयू से टूट चुके हैं, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार का जो भी वोट बैंक है उसमें कुर्मी और कोरी जातियां ही आती हैं, इस वजह से उनकी उम्मीद है कि यहाँ पर उन्हें थोड़ा फायदा मिलेगा। उसके बाद कुछ हद तक उनकी कोशिश है कि अपर कास्ट भी उन्हें वोट दें, कि वो इस तरह के कैंडिडेट्स खड़े करें जिनसे उन्हें फायदा मिले। सबसे पहले संजय कुमार, आपसे सवाल ये कि महादलित पर सबसे न जितना यादव फैक्टर इंपॉर्टेंट है उतना महादलित फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। जीतन राम मांझी के एनडीए में जाने का आपको कितना फायदा अमित शाह और नरेंद्र मोदी को होता नजर आता है? बहुत बड़ा फायदा। मुझे लगता है सबसे बड़ी भूल पिछले दिनों अगर नीतीश सरकार की है वो है ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया। मांझी अपने आप को एक मार्टिर के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की और बहुत सक्सेसफुल रहे इस मामले में। तो मुझे लगता है मांझी अभी एकदम एक एक्सेप्टेबल लीडर एमंग महादलित हैं, और उनका बीजेपी के साथ जाने से बहुत बड़ी संख्या में महादलित बीजेपी के लिए वोट करेंगे। सुजीत झा, आपकी क्या राय है? क्या मांझी केवल मांझियों के ही नेता हैं, या फिर साथ ही साथ वो कुल मिला के जितनी भी महादलित जातियां हैं उनके नेता बन गए? संजय जी, क्या वो केवल महादलितों के ही नेता, क्या मांझियों के ही नेता मानते हैं? आपको लगता है कि कुल मिला के जितनी महादलित, क्योंकि महादलित कोई एक कम्युनिटी अब तक नहीं रही है, ये तो नीतीश कुमार का ही एकदम चुनावी प्रयोग था जिन्होंने ईबीसी को, महादलित को एक वोट बैंक बनाया। कि पासवान और अगर मांझी के दोनों की तुलना करें तो पासवान अपने लंबे समय के पॉलिटिक्स के बावजूद पासवान के नेता बन के रह गए, लेकिन मांझी की जो राइज है वो बहुत सडन हुई है पिछले 6-8 महीनों में, और वो सिर्फ मांझी कास्ट के नेता नहीं बल्कि जो महादलित है उसके नेता के रूप में बहुत तेजी से उभरे हैं, और पूरी जो महादलित जातियां हैं उनके पीछे चल पड़ी है। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या सियासी मुद्दे इन चुनावों को डोमिनेट करने वाले हैं, कौन से अहम मुद्दे सियासी और विकास के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। पहले सियासी मुद्दों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो कि 25 साल से नीतीश कुमार और लालू का राज रहा है, और कहीं ना कहीं लोग थोड़े ऊबते, थोड़े परेशान होते नजर आते हैं। बदलाव की एक तलब बिहार में नजर आ रही है। साथ ही साथ नीतीश का लालू से गठबंधन, बीजेपी बार बार कह रही है कि जंगल राज वापस आ जाएगा, लालू यादव वापस आ जाएंगे। हालांकि उसको कुछ हद तक काटने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के जरिए नीतीश कुमार ने की, लेकिन यह खौफ कहीं ना कहीं लोगों के बीच में है। साथ ही साथ मांझी का नीतीश से अलग होना, यह भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकता है। जातीय समीकरण में अमित शाह और उनकी टीम बहुत बड़ा प्रयोग कर रही है, कोशिश कर रही है एक ऐसा अलायंस बनाने की, एक ऐसा वोट बैंक बनाने की जो कि अब तक नहीं बनाया गया। क्योंकि याद होगा कि जिस तरीके से यादव और मुसलमान मिलकर एक बड़ी स्ट्रांग शुरुआत होती है
जनता परिवार अलायंस की, वहीं बीजेपी को एक एक करके जातियों को जोड़ने की जरूरत है। तो काफी बड़ा एक सामाजिक प्रयोग भी यहां पर हो रहा है। साथ ही नजर डालते हैं विकास के मुद्दों पर, जहां पर रोटी कपड़ा मकान तो अहम है ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मजदूरों का पलायन, निवेश की कमी, सड़कों के निर्माण की सुस्त रफ्तार, पुरानी सड़कें खस्ता हाल, किसानों पर बाढ़। क्या ये माना जाए संजय जी, खत्म करने से पहले, कि बीजेपी के लिए चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल है? ये नहीं कि वो आगे हैं कि पीछे, लेकिन जिस तरीके से अलायंस को बुना गया है वो ज्यादा मुश्किल काम है बजाय इसके कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के लिए। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी गठबंधन जो उन्होंने बनाया है, दलित और अपर कास्ट वोट उनके साथ बहुत साफ साथ दिखाई पड़ते हैं। और जहां तक जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन का सवाल है, उसमें मुझे लगता है जितनी उम्मीद उन्हें मुस्लिम मतदाताओं के वोट मिलने की थी, शायद उसमें भी कुछ सेंध लगे, और यादव वोटरों में भी बीजेपी कुछ सेंध लगाने की कोशिश करेगी और शायद उसमें सफलता भी हासिल हो। तो ये मैं नहीं मानता कि बीजेपी तो कुल मिला के देखा जाए, आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आपके हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है बीजेपी का पलड़ा भारी है इस चुनाव में। चलिए, कल रात को आप देख सकते हैं इंडिया टुडे ग्रुप आज तक सिसेरो का पहला ओपिनियन पोल, वो तस्वीर हम आपके सामने लाएंगे कल शाम भर यहां आज तक पर। फिलहाल संजय जी, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।